हम इंसानों को लगता है कि हम जिस जगह पर रहते हैं, जिनसे मिलते हैं और जिनको हम रोज़ देखते हैं, हम उन सब को और सब कुछ जानते हैं। पर लाजमी नहीं कि सब बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमें महसूस, सुनाई और दिखाई देता है। आज के एपिसोड में ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं जो शायद आपके लिए एक्सट्रीमली स्केरी साबित हो। ख़ास तौर पर यह कहानी जो शुरू होती है एक हॉन्टेड मैंशन से। पाकिस्तान के शहर नवाबशाह में वाक़या एक ऐसी हॉन्टेड हवेली कि जहाँ पर जंजीरों के साथ एक कमरे को बंद रखा गया था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था कि जिसको काबू करने के लिए चेन्स का इस्तेमाल करना पड़ा था। – 2003 में हम अपने आबाई घर में रहा करते थे। उस घर को हवेली कहना ज़्यादा मुनासिब है और वो हवेली नवाबशाह में वाक़या थी। मेरी उम्र तब तकरीबन 9 साल थी। मुझे याद है हमारी दादी जान हम सब बच्चों को मना किया करती थी कि पूरी हवेली में जहाँ चाहे खेलो, मगर दूसरी मंजिल के एक मखसूस कमरे की तरफ जाने की किसी ने ज़रूरत भी नहीं करनी। अब बच्चों को जिस काम से रोका जाए उन्हें वही काम करने की उलझन लगी रहती है, इस ख्याल से कि आखिर ऐसा क्या है वहाँ कि खुलकर कोई बात भी नहीं करता उसके मुतालिक। उस कमरे के दरवाजे पर मोटी मोटी जंजीरें लगी हुई थी जो गाय मवेशी को पहनाई जाती हैं। अक्सर रात को मेरी आंख खुल जाया करती थी। रात को उस हवेली में एक मखसूस शोर सुनाई देता था, जैसे कोई बेदर्दी से दरवाज़ा बजाता है और दादी जान समेत दीगर घर के लोग आपस में और किसी और से ऊंची आवाज़ में मुखातिब होकर बात किया करते थे। मेरी वालिदा मुझे फ़ौरन सो जाने को कहती थी कि आंखें बंद करके सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, सुबह स्कूल के लिए वरना तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। और मैं उनकी बात मानकर सो जाया करता था। चुनाचे कई दिन गुजरने के बाद एक रात सभी अफरा तफरी के आलम में मुब्तला थे। मेरी आंख खुल गई और देखा कि वालिदा भी कमरे में मौजूद नहीं है, ना ही वालिद। सब बाहर सहन में मौजूद मेरे भाई को हिला झुला रहे हैं। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो भाई बेहोशी की हालत में था और दादी जान उस पर दम दरूद कर रही थी और बाकी सब बेहद परेशान मालूम हो रहे थे। मैंने अपने हम उम्र कज़न से पूछा कि भाई को क्या हुआ है, तो मेरी कज़न मुझसे कहने लगी कि भाई रात को अकेले उस कमरे की तरफ गया था और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि अब ये सिलसिला दरपेश है। यकदम दूसरी मंजिल से दरवाजे की ज़ोरदार धमक पूरी हवेली में गूंजने लगी। हम सब वहीं खड़े थे। धमक में जंजीरों के हिलने की आवाज़ से मज़ीद खौफ पैदा हो रहा था कि बड़ों ने हम सब बच्चों को एक ही कमरे में जाने को कहा। मामलात अब पेचीदा हो रहे थे। कमरे में हमें भेजने के बाद मेरे वालिद साहब की बाहर से दादी के साथ बहस करने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, जिनमें वालिद साहब दादी से कह रहे थे कि या तो आप उस कमरे का कुछ करें तो या फिर ये हवेली हम छोड़ देंगे। वो हवेली हमारी विरासती जागीर थी जिसको हम छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उसी से हमारी पहचान थी। उसके बाद मुझे बस इतना ही याद है कि दादी दूसरी मंजिल पर अकेले चली गई। वाक़यात का सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरी बहन शिकायत करती थी कि रात को जब वो पानी पीने जाया करती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे मौजूद है और उनका पीछा करता है। अक्सर तो उनको अक्स भी दिखाई देते थे साए की सूरत में, मगर इस सब के बावजूद कभी किसी को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। 2008 में मेरे अब्बा की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई और हम सब उस हवेली को छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। वहाँ जाकर मेरे भाई ने एक मर्तबा खुलकर उस वाक़े के मुतल्लिक मुझे बताया। वो कहते हैं कि उस रात को उन्हें ख्वाब आया था कि वो हवेली की चाबियों का गुच्छा लिए दूसरी मंजिल वाले कमरे की तरफ जा रहे थे। जब उस कमरे के नज़दीक पहुँचे तो एक एक करके जंजीरों के ताले खोल रहे थे और साथ ही उन्हें अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। भाई उस कमरे के बाहर खड़े थे कि उनके कान के बिल्कुल करीब आकर किसी ने मुंह फाड़ कर चीखो पुकार की, जिसकी वजह से भाई की खुद खौफ के मारे आवाज़ बुलंद हो गई
और उसके बाद उन्हें बस इतना ही मालूम था कि वो सहन में मौजूद दादी की गोद में है और सब उनके इर्द गिर्द है। यानी कि भाई को जो ख्वाब लग रहा था वो महज सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। आज एक अरसा दराज गुजर गया है उस हवेली को छोड़े हुए, और अब उस हवेली की जगह एक मकान तामीर करा दिया गया है। न जाने क्या था उस कमरे के पार कि जिसने बंद होने के बावजूद पूरी हवेली में सबको परेशान किया हुआ था। जो भी था, ये राज हम पे कभी खुलकर फाश नहीं हुआ। मेरी कंपनी की तरफ से मुझे एक एक्सपो अटेंड करने के लिए कराची जाना था। वो एक्सपो 3 दिन का था, सो मेरा स्टे कंपनी की तरफ से एक होटल में बुक था। 18 से ज़ायद घंटे के सफ़र के बाद मैं और 2 और कोलीग्स कराची पहुंचे और वहां पहुंचकर हमने उस होटल में चेक इन किया। हमारा कमरा ऑलमोस्ट सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। निचले फ्लोर्स के मुकाबले उस फ्लोर पर ज़्यादा रश नहीं देखा मैंने, या फिर ये कहा जाए कि शायद ही वहाँ किसी को किसी कमरे में एंटर या बाहर निकलते देखा हो। चेक इन करने के बाद हमने एक्सपो अटेंड किया। तकरीबन 6 घंटे का एक्सपो था। अपने टास्क कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस होटल में चले गए। कुछ देर गपशप लगाई, चाय पी और फिर सोने के लिए अपने अपने बेड्स पर लेट गए। 1 या 1.5 घंटा गुजरा होगा। मैं अपना सेलफोन इस्तेमाल कर रहा था उस दौरान। जिस दीवार की जानिब मेरा सर था, उस दीवार के पार से कुछ आवाज़ें आ रही थी। कुछ धमक सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था साथ वाले कमरे में फर्नीचर की प्लेसमेंट हो रही थी। खैर, मैंने इग्नोर करते हुए सेलफोन ऑफ किया और आंखें बंद करके लेट गया। थोड़ी देर बाद उस कमरे से टीवी का शोर आ रहा था। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा थी। मैं आंखें बंद किए सुन रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि कब टीवी बंद होगा और मुझे सोना नसीब होगा। गालिबन टीवी तो बंद हो गया, मगर फिर किसी के कहके और हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। एक कहका तो इतना ऊंचा था कि मेरे दोस्त की भी आंख खुल गई। हमने डिसाइड किया कि सुबह उठकर कंप्लेन करेंगे और हमने ऐसा ही किया। सुबह जाने से पहले रिसेप्शनिस्ट को शोर के मुतल्लिक कंप्लेंट की तो रिसेप्शनिस्ट ने एक बार तो हमें गौर से देखा और फिर माजरत के साथ एक्सक्यूज़ किया कि वो इस बारे में चेक कर लेगा। खैर, हम लोग एक्सपो की तरफ रवाना हुए। अटेंड करते हुए अपना काम किया और फिर शाम को एक्सपो से वापसी पर हम सी व्यू चले गए। वहाँ हल्ला गुल्ला किया और फिर वापस होटल में तशरीफ़ ले आए। उस रात चेक इन करने के बाद जब आराम करने की नीयत से हम सब लेटे तो दोबारा आधी रात को हमें उस कमरे से शोर सुनाई देने लगा। मेरे कोलीग ने मुझसे पूछा कि हाशिम, क्या तुम्हें किसी के रोने की आवाज़ आ रही है? मैं दूसरे कमरे की तरफ मुतवज्जो हुआ तो दूसरे कोलीग ने भी कहा कि हाँ यार, किसी औरत की आवाज़ लग रही है। तकरीबन आधा घंटा हम मुसलसल किसी के रोने की आवाज़ सुन रहे थे। मेरे कोलीग की बर्दाश्त ख़त्म हुई और वो कमरे से उठकर बाहर निकल गया। जिस कमरे से हमें शोर आ रहा था उसके दरवाजे पर जाके उसने दस्तक दी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, मगर कमरे से बाहर कोई नहीं आया और जो आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी वो उस वक्त बंद हो चुकी थी। खैर, इसके बाद हमने शुक्र अदा किया और तसल्ली से सोने के लिए लेट गए। सुबह जब आंख खुली तो हमारा चेकआउट था। इसके बाद एक्सपो से हमारी डायरेक्ट वापसी थी। हमारा कोलीग जो फजर के लिए उठा था हमें बताने लगा कि रात को फजर से पहले जब वो उठा उसे तब भी साथ वाले कमरे से ख़वातीन और मर्दों की आवाज़ें आ रही थी और बेहद अजीब ज़ुबान में, जिसकी उसे समझ भी नहीं आ रही थी। रूम सर्विस के लिए जब बंदा आया तो उससे हमने बातों ही बातों में पूछा कि इस फ्लोर पर कितनी बुकिंग्स हैं, तो उसके जवाब ने हमें हैरानी में मुब्तला कर दिया। उसने बताया कि पिछली 2 रातों से हमारी बुकिंग उस फ्लोर पर सिर्फ आप लोगों की थी। हमने उससे बाकायदा पूछा कि साथ वाले कमरे में कोई है, तो उसने कहा कि नहीं, साथ वाले कमरे में तो कोई भी नहीं है और उस कमरे की बुकिंग बहुत कम होती है।
ऐसा क्यों है इसकी रीज़न तो उसने नहीं बताई, मगर हम समझ गए थे कि मामला कुछ और है। जाने से पहले जब साथ वाले कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ देखा तो हमने उस रूम के अंदर जाकर बाकायदा देखा तो रूम बिल्कुल साफ था। मालूम हो रहा था कि रूम में रात को कोई भी नहीं था। वापसी का सफ़र फिर उसके बाद हम लोगों ने बस इसी सोच में निकाल दिया कि आखिर अगर उस कमरे में कोई था नहीं तो फिर वो आवाज़ें और वो शोर किसका या किन का था। मैं अपनी फुप्पो के फार्म हाउस पर 1 वीक की छुट्टियां गुजारने इस्लामाबाद गया था। उनका फार्म 11 कनाल पर मुश्तमिल है। घर की बैक साइड पर बहुत खुला बगीचा है जिसके पीछे घने और ऊंचे दरख्त शुरू हो जाते हैं। मैं अपने कज़न के रूम में सोता था जिसकी खिड़की पिछले बगीचे की तरफ खुलती है। वहाँ से बगीचा साफ नज़र आता है और उसके पीछे मौजूद जंगल भी। लास्ट टाइम जब मैं अपनी पुप्पो की तरफ रह रहा था तो उन दिनों मुझे वहाँ कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। न जाने क्या था मगर मैं समझ नहीं पा रहा था। खास करके रात के औकात में घबराहट से मेरी आंख खुल जाया करती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। खैर, एक रात मैं उठा, खिड़की की तरफ सिगरेट लगाकर बाहर बगीचे की तरफ धुआं उड़ा रहा था। वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। न जाने किन सोचों में मगन था कि मुझे बगीचे की तरफ से हलचल महसूस हुई। मैंने गौर किया तो वो हलचल मज़ीद होने लगी। वहाँ रात के पहर अमूमन जंगली जानवर किसी टूटे हुए जंगले से बगीचे में दाखिल हो जाते हैं। मुझे लगा कोई जानवर होगा। कमरे में मौजूद फ्लैशलाइट को मैंने बगीचे की तरफ ऑन करके देखा तो वो हलचल फ़ौरन रुक गई। मैंने लेफ़्ट राइट तसल्ली से देखा कि जानवर कहाँ पर है पर नज़र नहीं आ रहा था सिवाय दरख्तों और पौधों के। जब लेफ़्ट से थोड़ा दरमियान की तरफ मैंने गौर किया तो मुझे किन्नू के दरख्तों के दरमियान काला कपड़ा सा नज़र आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि कपड़ा है या बस मुझे लग रहा है या पहले से वहाँ पर मौजूद है कि मेरे देखते ही देखते वो कपड़ा वहाँ से फ़ौरन हिलकर पीछे दरख्तों में गायब हो गया और बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दिया जैसे कोई इंसान वहाँ खड़ा था और रोशनी पड़ने पर वहाँ से भाग गया। एक पल के लिए तो मैं सकते में चला गया था कि आखिर ये क्या था जो मैंने देखा। फ्लैशलाइट ऑफ करके मैंने खिड़की बंद की और पर्दे आगे कर दिए। बेड पे बैठे मैं डर रहा था सोच सोच कर कि आखिर कौन था और रात के पहर यूं बगीचे में न जाने क्या कर रहा था। कुछ ही मिनट्स गुजरे होंगे कि मेरे कानों में पीछे जंगल की जानिब से औरतों की लड़ाई करते हुए आवाज़ आ रही थी। उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो आवाज़ें सुनकर ना चाहते हुए भी बेहद गैर मामूली चीखों पुकार मेरे कानों में सुनाई दे रही थी, मगर फिर एकदम अचानक वो बंद हो गई। वो वक्त भी ऐसा था कि मैं किसी को जगा नहीं सकता था, वरना उल्टा मेरी इज्जत अफजाई होती। मैं आराम से बिस्तर पर लेटा और कुछ ही देर में सो गया। मुझे सोए हुए तकरीबन 1 या 2 घंटे हुए थे जब मेरी आंख दोबारा खुल गई। गुनूदगी में उठकर मैंने ग्लास में पानी डाला और पी रहा था कि खिड़की से मुझे खटखटाने की आवाज़ आई। पानी तो मेरे हलक में ही रुक गया और उसी पोजीशन में बैठे मैं ये सोच रहा था कि मेरा वहम है या सच में ऐसा हुआ है। मैंने पानी का घूंट हलक से नीचे उतारा तो दोबारा मुझे खिड़की की तरफ से खटखटाने की आवाज़ आई और इस मर्तबा तो बहुत वाज़िया थी कि खिड़की के पार कोई खिड़की को खटखटा रहा था। उसी वक्त मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर और पूरे कमरे में फूंकी तो मुझे बगीचे से बाहर जाते हुए किसी की आहट सुनाई देने लगी। उसके बाद तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ कर ही सोया था और इस सिलसिले के मुतालिक मैंने बाद में अपने बड़े कज़न से शेयर किया तो उन्होंने बताया कि उनके साथ तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक सिलसिले हुए हैं, मगर उनके लिए सब एक आम बात बन चुकी है, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहाँ जितने भी फार्म हाउसेस बने हैं उन फार्म हाउसेस से पहले वो जगह सुनसान हुआ करती थी और ये सारा इलाका एक जंगल हुआ करता था।
इसीलिए यहाँ पर जिन्नात का होना या ऐसे वाक़यात का पेश आना कोई आम बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। फी अमान अल्लाह।